फ्रेंड्स, आज मैं अपना 16th लेक्चर रिलेटेड टू सीपी से ले रहा हूं, जिसमें हमने कल उस एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री का एग्जीक्यूशन हमने कल डिस्कस किया था कि डिक्री का 3 स्टेज होता है। पहला तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जब सूट दायर करते हैं। दूसरा सूट का जब एडजुडिकेशन होता है, जब सूट का डिसीजन फाइनल हो जाता है। और जब डिसीजन फाइनल हो जाता है तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कोर्ट कैसे उसे एग्जीक्यूट करेगी। तो एग्जीक्यूशन के बारे में कल मैंने डिस्कस किया था। सेक्शन 13, 36, 37, 38, 39, 41, 42, इनमें पावर्स ऑफ द कोर्ट हमने डिस्कस किया था कि दोनों कोर्ट की पावर होती है। जब हमारे सामने क्वेश्चन होता है कि कौन सी कोर्ट उसे एग्जीक्यूट करेगी, इसका मतलब होता है कि ओरिजिनल कोर्ट भी, ओरिजिनल कोर्ट से मतलब जिसने डिक्री दी है, या दूसरा कोर्ट भी जिसने डिक्री को जिससे डिक्री ट्रांसफर की गई इस क्वेश्चन के लिए। ट्रांसफर करने की कंडीशंस कल हमने डिस्कस किया था 39 to 42 में लेकर के। क्योंकि जब कोर्ट के लिए ये कन्वीनियंट नहीं रहता कि उसके टेरिटरी में जो उसने डिक्री पारित की है वो एग्जीक्यूट कर सके। क्यों नहीं रहता कन्वीनियंट? क्योंकि वहां पर जो जजमेंट डेटर रहता नहीं है, उसका नेचुरल प्लेस, वॉलंटरी प्लेस, जो रेजिडेंस है वहां पर उसका, वो दूसरी जगह पर है, या उसकी प्रॉपर्टी दूसरी जगह पर है, या कोई और ही कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से लोकल जुरिडिक्शन वाले कोर्ट के लिए जो डिक्री देता है उसके लिए पॉसिबल नहीं रह जाता कि डिक्री खुद पारित करे। तो जो डिक्री, जो प्रैक्टिकल कंडीशंस होती हैं, वही इसी वजह से वो डिक्री ट्रांसफर की जाती है। और लेकिन एक चीज और, सेक्शन 49 में जैसे एक आप देखेंगे कि ये कहा गया है कि जो अगर कोर्ट की डिक्री ट्रांसफर हो चुकी है तो वो उसका जो प्लेस है, उसका जो डायमेंशन है, वो डिक्री होल्डर के परव्यू से बाहर हो जाता है। अगर एक बार डिक्री पारित करने वाले कोर्ट ने उस डिक्री को ट्रांसफर कर दिया है तो ट्रांसफर ये नहीं कर सकता, ट्रांसफरी का एप्लीकेशन उस कोर्ट के सामने नहीं होगा, ट्रांसफरी कोर्ट के सामने नहीं होगा कि इसको इस तरीके से एक्सक्यूट करिए। अभी हम आज डिस्कस करेंगे कितने तरीके से डिक्री एक्सक्यूट होती है। तो ट्रांसफरी कोर्ट का काम वही होता है जो उसे ओरिजिनल कोर्ट कहे। जो उस कोर्ट के पावर में है जिसने डिक्री पारित की है, वही पावर ट्रांसफरी कोर्ट के पास भी होती है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कल मैंने डिस्कस किया था कि कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री, तो उसमें करेक्शन कर सकती है या उसे करेक्शन के लिए ओरिजिनल कोर्ट के पास भेज सकती है। अब आज हम बात करेंगे, देखिए एक दो चीज और बता दें आपको डिस्कस करने से पहले, कि एप्लीकेशन दे कौन सकता है। तो आप देखेंगे कि सेक्शन 10(11) में जो पावर दी गई है वो ओरिजिनल डिक्री होल्डर की है या उसके किसी प्रतिनिधि की है। और जो रूल 10 और 11 ऑफ ऑर्डर 21 में, और रूल 15 और 16 में जो पावर दी गई है 21 के, ऑर्डर 21 के, वो दी गई है पावर कि एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी। तो रूल 15 और 16 दोनों ट्रांसफरी कोर्ट में जो डिक्री का असाइनी है वो एप्लीकेशन देता है कि कैसे हमारी डिक्री एक्सिक्यूट करेगी। क्योंकि आप सेक्शन 44, 49 में बताया आपको कि असाइनिंग मतलब होता है जो अपनी डिक्री को ट्रांसफर कर दे किसी और को। क्योंकि जब डिक्री हो जाती है तो जैसे मान ली 1 लाख की डिक्री होगी, एक्सक्यूशन है कोर्ट का, और तो वो जो डिक्री होल्डर है वो कह सकता है कि ये पैसा हमें न दे करके दूसरे को दे दिया जाए, उसे कहते हैं असाइनमेंट ऑफ डिक्री। तो रूल 15 और 16 में असाइनमेंट के बारे में एप्लीकेशन का प्रोविजन किया गया है। रूल 10 और 11 में एप्लीकेशन जो दी जाती है एक्सक्यूशन की, वो बताया गया है कि कौन कौन डिक्री दे सकते हैं। तो उसमें कौन हो सकता है एप्लीकेशन देने वालों में? एक तो डिक्री होल्डर हो सकता है जो डिक्री एक्सिक्यूट करने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। कैसे डिक्री एक्सिक्यूट होगी?
मतलब वो अटैचमेंट्स होगी, अरेस्ट होगी, अरेस्ट से होगी या सेल से होगी, ये डिसाइड करना पड़ता है डिक्री होल्डर को। दूसरा जो होता है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लीगल से क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि उसने किसी को डिप्यूट किया है मुकदमा लड़ने के लिए, उसका विधिक प्रतिनिधि हुआ, या उसके नेचुरल प्रतिनिधि होंगे, कौन से नेचुरल प्रतिनिधि वो होंगे जो उसके बच्चे होंगे, लड़के होंगे या ज्वाइंट फैमिली के मेंबर्स होंगे, वो उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और इसके बाद जो पावर दी गई है, अगर किसी को डिक्री को ट्रांसफर कर देता है, जैसे मैंने अभी आपका सेक्शन 49 में, तो ट्रांसफरी को भी एप्लीकेशन देने को की पावर होगी। देखिए ट्रांसफर या तो जैसे टीपीए में ट्रांसफर करते हैं आप प्रॉपर्टी, वैसे डिक्री भी ट्रांसफर करते हैं आप सेक्शन 49 में, सीपीसी में, और ऑर्डर 15/16 में, ऑर्डर 15 रूल 15/16 ऑफ ऑर्डर 21 में अगर असाइनी एप्लीकेशन दे सकता है, तो क्या नेचर, डिक्री का नेचर क्या है, कितना पैसा उसने, कितनी डिक्री का कितना पार्ट उसने असाइन किया है, मैं ट्रांसफर किया है दूसरे को, ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन में जो दी गई है। और बस ये तो एप्लीकेशन को एप्लीकेशन कौन दे सकता है, डिक्री होल्डर दे सकता है, उसका प्रतिनिधि दे सकता है, या अगर डिक्री असाइन कर दी गई है तो असाइनी दे सकता है जिसको डिक्री ट्रांसफर की गई है। और रूल 16 ऑर्डर 21 बताया कि अगर ज्वाइंट असाइनीज हैं तो कैसे एप्लीकेशन देंगे, यहां डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं, इतना समझ लीजिए कि ऑर्डर 10/11 में, ऑर्डर 10 में एप्लीकेशन जनरल दी जाती है, और ऑर्डर 11 में अगर मनी डिक्री है, मनी डिक्री की एप्लीकेशन दी जा सकती है ओरल या रिटन, लेकिन जो डिक्री मनी के अलावा होती है उसकी एप्लीकेशन हमेशा रिटन में होगी। तो रूल 11 ऑर्डर 21 में बताया गया है कि अगर कोई डिक्री मनी डिक्री है, मनी डिक्री के समय जो जजमेंट डेटर है वो कोर्ट में प्रेजेंट है, तो ओरली जो डिक्री होल्डर है कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकता है, इसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए, तो कोर्ट से अरेस्ट भी कर सकते हैं तुरंत, रूल 11 ऑफ ऑर्डर 21 में। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका डिस्क्रिप्शन पूरा देना पड़ता है कि प्रॉपर्टी कहां पर है, कितनी प्रॉपर्टी है, और कितना बकाया था, कितना पेमेंट कर दिया गया, ये सब दिया गया डिटेल रूल 18 के क्लास 2 में। तो रूल 18 के 2 क्लासेज हैं, जिसमें पहला है मनी डिक्री का एप्लीकेशन, दूसरा रूल 2 में परमानेंट जो प्रॉपर्टी इमूवेबल है उसका एक्सक्यूशन कैसे होगा। तो अब ये हो गया कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो हमने बताया कि 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला कि जिसके फेवर में डिक्री पारित की गई है, दूसरा अगर वो मर गया है या उसने किसी को डिप्यूट किया है तो वो अप्लाई कर सकता है, तीसरा अप्लाई कर सकता है असाइनी, डिक्री जिसको ट्रांसफर की गई है, डिक्री के बाद किसको पैसा मिलेगा, जो पैसा कोर्ट डिक्री करेगी वो पैसा हमको न दे करके बी को दे दिया जाए या मेरे बच्चे को दे दिया जाए, ये डिसाइड करता है डिक्री होल्डर। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसके अगेंस्ट में डिक्री पारित की जा सकती है, तो बहुत नेचुरल है। आप देखेंगे जब हमने आपको ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 बताया था या ऑर्डर 1 में बताया था, उसमें प्रतिनिधिवाद भी था रूल 8 में, तो जो पार्टीज होती हैं, पार्टीज ही मुकदमा लड़ती हैं और पार्टीज के बीच में क्लेम होता है, और वही प्लेंटिव डिफेंडेंट होती है, वही अल्टीमेटली डिफेंडेंट के अगेंस्ट में जो डिक्री हो जाती है वही जजमेंट डेटर हो जाता है, और अगर प्लेंटिव के फेवर में डिक्री होती है वो डिक्री होल्डर हो जाता है। तो यहां हम जो बात कर रहे हैं अभी शॉर्ट में, किसके खिलाफ डिक्री दायर की जा सकती है, तो पहला तो यही है जजमेंट डेटर, दूसरा है उसका कोई प्रतिनिधि हो, जैसे हमने कहा कि प्लेंट ये जो डिक्री होल्डर कोई प्रतिनिधि हो सकता है, तो ऐसे ही डिफेंडेंट का भी जो जजमेंट डेटर उसका कोई प्रतिनिधि हो सकता है, लड़का वो मर गया, मान लड़का उसका हो, उसका कोई वकील हो, उसको कहते हैं प्रतिनिधि। और तीसरा है कि अगर डिक्री होल्डर हो गया है, डिक्री हो गई है, तो अदर कोई और प्रोविजन कर सकता है, वो कह सकता है कि साहब डिक्री पारित न करिए अभी, जो कोई श्योरिटी उसका होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्रतिनिधि करेगा तो प्रतिनिधि गारंटी लेगा कि अगर ये हम डिक्री पारित होगी तो हम इसकी गारंटी लेते हैं, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है श्योरिटी के लिए भी 4 लोगों के खिलाफ
डिक्री एक्सिक्यूट हो सकती है। पहला जजमेंट डेटर है, दूसरा उसका कोई प्रतिनिधि है, तीसरा उसका कोई श्योरिटी है जो पैसे की गारंटी लेकर के उसके बिहाफ से लड़ता है, उसका कोई प्रतिनिधि हो। वो हो सकता है जिसने पैसा उसको उधार दिया हो सकता है जो उसका मॉर्टगेजी हो सकता है उसका कोई असाइनी हो। और डिक्री पारित करने का लिमिटेशन पीरियड क्या है? कोई भी डिक्री एक्सिक्यूट करने के लिए जो ऑर्डिनरी लिमिटेशन पीरियड है वो लिमिटेशन एक्ट में दिया गया, वो होता 12 साल। ठीक है, 12 साल के भीतर कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है डिक्री होल्डर कि डिक्री हमारी पारित किया जाए। लेकिन अगर इंजंक्शन है तब आप देखिए, मैंडेटरी इंजंक्शन है, रूल अभी हम नहीं आया यहां पर, ऑर्डर 38 में दिया गया है इंजंक्शन, और स्पेशल रिलीफ एक्ट में दिया गया परमानेंट इंजंक्शन। तो इंजंक्शन किसी तरीके का हो, जो इंजंक्शन कोर्ट देती है उसके बारे में लिमिटेशन पीरियड होता है 3 साल। 3 साल के भीतर जो डिक्री होल्डर होता है इंजंक्शन का, वो कोर्ट पे एप्लीकेशन दे सकती है कि डिक्री हमें पारित कर दो। नॉर्मल पीरियड लिमिटेशन का है 12 साल। 12 साल के भीतर डिक्री पारित हो सकती है, और अगर इंजंक्शन है तो 3 साल के भीतर उसे एप्लीकेशन देना होता है पारित करने के लिए। और एक्सक्यूशन, जैसे मैंने कहा कि डिक्री अगर पारित हो सकती है तो केवल डिक्री पर ही नहीं, केवल जजमेंट पर ही नहीं, बल्कि एक्सक्यूशन पर भी रेज जुडिकेट अप्लाई होता है। अगर एक बार एक्सक्यूशन के लिए कोर्ट ने कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है तो दोबारा फिर उसी कोर्ट में आप नहीं जा सकते। यह अमेंडमेंट किया गया 1976 में, और इस पर अप्लाई साफ साफ लिखा गया है कि सेक्शन 11 के रूल 7 में, एक्सप्लेनेशन 7 में जो स्पष्टीकरण 7 दिया गया, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि एक्सक्यूशन के केस में भी रेज जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई करेगी। अब तो ये हो गया डिक्री के लिए कौन आवेदन दे सकता है। दूसरा, डिक्री का आवेदन किसके अगेंस्ट दिया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि डिक्री कितने तरीके से इन्फोर्स की जा सकती है। तो सेक्शन 51 आप देखेंगे, सेक्शन 51 ऑफ द सीपीसी में डिक्री इन्फोर्स करने के 3 तरीके दिए गए हैं, बल्कि 3 नहीं और भी डिस्कस कर रहे हैं, दिए गए हैं, क्योंकि 3 तरीका तो है कि अरेस्ट करके, अटैचमेंट करके या सेल करके। इसके अलावा रिसीवर वगैरह अपॉइंट करके भी है, बताएंगे, अभी आप बताते हैं। तो सेक्शन 51 में जो पहला तरीका दिया गया है कि जिस प्रॉपर्टी को लेकर के, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, क्योंकि अब जो डिक्री हो गई तो प्रॉपर्टी हो गई वो, जैसे मनी डिक्री है तो मनी प्रॉपर्टी हो गया वो फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्यूशन, क्योंकि अब वो टेंडर नहीं रह गया, एक्शनेबल क्लेम नहीं रह गया, बल्कि प्रॉपर्टी हो गया। तो सेक्शन 51 में पहला दिया गया है कि जो प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट भी डिक्री पारित हुई है उस प्रॉपर्टी को उसे डिलीवर कर दिया जाए। किसको डिलीवर कर दिया जाए? जो डिक्री होल्डर है उसको या उसके किसी प्रतिनिधि को। दूसरा तरीका है कि अगर डिलीवरी नहीं हो सकती, टेक्निकल रीजंस है, टाइम लगेगा, तो प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है। अटैचमेंट मतलब होता है जब प्रॉपर्टी अटैच होती है, उसको डिटेल रूल दिया गया है ऑर्डर 21 में। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जब लेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी कैसे अटैच होती है। तो प्रॉपर्टी अटैच करने का पर्पस होता है कि प्रॉपर्टी के डिक्री पारित होने के बाद जो जजमेंट डेटर है कोई उसमें इंटरफियरेंस ना कर सके। उसमें ऐसा ना हो कि रातों रात मकान गिरा के कहते मकान तो यहाँ था ही नहीं, या उसे रातों रात बेच दे उस पीरियड में। तो अटैचमेंट का पर्पस होता है कि वो प्रॉपर्टी कोर्ट के सुपरविजन और जुरिडिक्शन में आ जाती है, बिना परमिशन के उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, न तो मॉर्गेज हो सकता है, न सेल हो सकता है, जो कुछ होगा अंडर कोर्ट होगा। तो दूसरा तरीका दिया गया है अटैचमेंट करके और सेल करके, या तुरंत हो सकता है अटैचमेंट बाद तुरंत सेल हो जाए, तो अटैचमेंट के तुरंत बाद सेल भी हो भी सकता है, और यह भी हो सकता है कि पहले प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए, उसके बाद उसे कोई डेट दे दिया जाए सेल करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह पीरियड बहुत लंबा नहीं होता। अभी आप देखेंगे, हम जब आएंगे रूल 41 में, 42 में, ऑर्डर 21 के, ऑर्डर 21 में दिया गया है कि अटैचमेंट किसी भी हालत में 3 महीने ज्यादा नहीं हो सकता। तो तीसरा तरीका, जब अरेस्ट आप करेंगे तो जब आप कोर्ट में जाएंगे कि प्रॉपर्टी को डिलीवर करो, प्रॉपर्टी को अटैच करो या प्रॉपर्टी को सेल करो, तो जब प्रॉपर्टी अटैच करेंगे तो मैक्सिमम अटैचमेंट 3 महीने हो सकता है, और या
अगर कहते हैं इसको अरेस्ट कर लिया जाए, कोर्ट कहती है इसको अरेस्ट करो, पैसा नहीं जमा कर रहा है, तो अरेस्ट के लिए प्रोविजन दिया गया सेक्शन 51 में। अभी हम आते हैं उस पर डिस्कस करते हैं लेकर के। तो 51 में दिया गया है कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से कम है तो अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 और 5000 के बीच में है तो अरेस्ट केवल 6 हफ्ते के लिए किया जा सकता है, और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5000 से ज्यादा है तब मैक्सिमम उसे 6 महीने तक के लिए, 3 महीने तक के लिए अरेस्ट डिटेन कर सकते हैं कोर्ट में, सिविल प्रिजन में। और चौथा तरीका है रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाए। मान लीजिए पैसे का लेन देन है, फिक्स नहीं हो पा रहा है, जैसे कंपनियां होती हैं, कंपनियों पर जब बकाया होता है तो उनमें रिसीवर कोर्ट अपॉइंट कर देती है, ताकि पहले उनका लिक्विडेशन हो जाए, उनका पहले ट्रांजेक्शन क्लियर हो कि कितने लोगों ने पैसा उसको दिया है, उधार दिया था, कितने लोगों को उसने उधार दिया था, उसकी प्रॉपर्टी पर एवोल्यूशन हो जाए। तो इस पर्पस के लिए अपॉइंटमेंट होता है रिसीवर का। तो रिसीवर तभी अपॉइंट होता है जब प्रॉपर्टी बड़ी होती है। और पांचवा तरीका कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। इसके अलावा ये हमेशा रहेगा, आप देखिए क्वेश्चन में, कि और किसी तरीके से कोर्ट चाहे तो उस डिक्री को इन्फोर्स कर सकती है, अरेस्ट करके, प्रॉपर्टी की डिलीवरी करके, प्रॉपर्टी को अटैच करके, प्रॉपर्टी को सेल करके। और इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि जो इम्प्रिजनमेंट है या जो अटैचमेंट है, बिना दूसरी पार्टी को नोटिस दिए हुए, अगर मान ली डिक्री जजमेंट डेटर है तो जजमेंट डेटर की नॉलेज में आए बगैर वो प्रॉपर्टी न तो अटैच हो सकती है, न उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ये दिया गया है जो अरेस्ट और डिटेंशन का प्रोविजन है ऑर्डर 21 रूल 37 to 41 में। यहाँ डिटेल आपको नहीं जाना है। और जो प्रोविजन दिया गया है अटैचमेंट का, वो रूल ऑर्डर 21 रूल 46 से लेकर के दिया गया है, कई उसमें प्रोविजन है। तो जो भी अटैच करेगा नोटिस जरूर देगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो प्रॉपर्टी अटैच होगी, ये जो प्रॉपर्टी जिसके लिए अरेस्ट किया जाएगा, उसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन जैसे मैंने अभी बताया आपको, पहला रीजन तो ये होता है कि हो सकता है जो जजमेंट डेटर भागने की कोशिश करे कोर्ट के जुरिडिक्शन से, तो उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है, या उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। डिपेंड करता है एप्लीकेशन किस बात के लिए दी गई है। या हो सकता है कि जो डिक्री होल्डर है किसी अदर तरीके से ऑफसेट करने की कोशिश करे, उसे धमकाए डिक्री होल्डर को जजमेंट डेटर, या कुछ ऐसी करे जिससे वो जजमेंट डेटर डिक्री होल्डर टेंशन में आए। तो या तो प्रॉपर्टी से छेड़छाड़ करना चाहता है, प्रॉपर्टी बेच के भागना चाहता है, या किसी और तरीके से प्रॉपर्टी में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना चाहता है, चाहे मान लीजिए उसे डिसऑनेस्टली ट्रांसफर कर दे किसी को, कब्जा दे दे किसी को, जिससे वो डिक्री होल्डर छुड़ा ना पाए। कोई बहुत मस्कुलर आदमी है, माफिया है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए कोई चीज अगर या तो प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसको छोड़ के भाग रहा है अरेस्ट बचने के लिए, या प्रॉपर्टी किसी को डिसऑनेस्टली ट्रांसफर कर देता है, या कोई चीज कंसील करता है, या प्रॉपर्टी को रातों रात बेच देता, रिमूव कर देता है, या कोई अन्य ऐसा काम करता है जिससे कि डिक्री को इन्फोर्स करने में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके लिए कोर्ट ये भी कर सकती है उसको कि डिक्री जजमेंट, अगर मान लीजिए कोई जजमेंट डेटर कहता था प्रॉपर्टी अटैच न करिए, तो उसको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, किसी अपनी सिक्योरिटी दे या किसी और सिक्योरिटी दे। अगर ये छोड़ भाग जाएगा, जैसे आप देखिए सीआरपीसी में बेल होती है, उसी तरीके से इसमें जो डिक्री के केसेस में, इन्फोर्समेंट केसेस में सिक्योरिटी कोर्ट मांगता है जितना अमाउंट होता है उसके हिसाब से सिक्योरिटी देता है। उसके जो अमाउंट है, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल, उसके मैक्सिमम सब्सटेंशियल पार्ट के लिए सिक्योरिटी कोर्ट मांगती है। और या अगर जो जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर के बीच में कोई फिड्यूशियरी रिलेशंस हैं, जैसे मान लिया बाप बेटे हैं, डॉक्टर पेशेंट हैं, एडवोकेट क्लाइंट हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऐसे केसेस में कोर्ट प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, डिटेन कर सकती है। क्योंकि मॉडली ऐसा हो सकता है कि जो जजमेंट डेटर है वो अपने बाप से कुछ न कह सके, अपने वकील से क्लाइंट कुछ न कह सके, तो डिक्री इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट को जो 51 में तरीके दिए गए हैं वो बेसिकली प्रॉपर्टी की डिलीवरी करा कर होती है,
और दूसरा जो अटैचमेंट हो सकती है, सेल करके हो सकती है, अरेस्ट करके हो सकती है, या अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर करके हो सकती है। और अगर प्रॉपर्टी का नेचर एक चीज और भी है, अगर प्रॉपर्टी का नेचर पेरिशेबल हो, नष्ट होने वाले, से तरकारी है मान लीजिए, या गेहूं घुन लगने वाला उसमें है, ऐसे केसेस में जहां लगता है कि ये प्रॉपर्टी, जैसे आलू रखा कोल्ड स्टोरेज में, तो कोर्ट उसको बेचने का भी आदेश दे सकती है तुरंत, क्योंकि सेल करना तुरंत जरूरी नहीं होता, अटैच करेगी, और हो सकता है बिना अटैच किए भी कोर्ट कह दे इसको बेच दीजिए, और बेचकर जो पैसा होता है डिक्री होल्डर को उसका पैसा दे दिया जाए। अगर कोई पैसा बचता है तो उसे जजमेंट डेटर को दिया जाए, नहीं बचता तो वो सारा पैसा डिक्री होल्डर ले जाता, और अगर कुछ पैसा बकाया है उसको भी वसूली जजमेंट डेटर से की जाती है। अगर पेरिशेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो कोर्ट, तीन सिचुएशन होती है जिसमें कोर्ट प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, सेल कर सकता है, जजमेंट डेटर को डिटेन कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, और अगर कोर्ट को लगता है कि कोई बैड फेथ है, तुरंत प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इसलिए कर दिया गया है ताकि इसकी रिकवरी ना हो सके, उस प्रॉपर्टी किसी और नाम में ट्रांसफर हो जाए, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। प्रॉपर्टी किसी को भी गलत तरीके से ट्रांसफर कर दिया जाए, या छुपा दिया जाए, या रिमूव कर दिया जाए उस स्थान से, तो कोर्ट के पावर में होता सब कुछ करने के लिए जो डिक्री को इन्फोर्स करने के लिए जरूरी होता है। इतने तरीके डिक्री होल्डर होते हैं, 4 तरीके होते हैं। जैसे पहला तरीका तो ये होता है, इस सेक्शन 51 में लिखा गया है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट, सेल या सेल विदाउट अटैचमेंट। तीसरा है अरेस्ट करके, जो डिक्री होल्डर को अरेस्ट कर लिया जाए, और चौथा है अपॉइंट किया जाए, अपॉइंट करके कोई रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाए। और अगर ऐसे केसेस हैं जिसमें प्रॉपर्टी पेरिशेबल नेचर की, तो प्रॉपर्टी को तुरंत वो बेच सकता है, और अगर गिरफ्तारी करना चाहता है तो कोर्ट को बताना पड़ेगा उस व्यक्ति को उसे गिरफ्तार क्यों न किया जाए, क्योंकि उसको नोटिस देनी होती है कम से कम 15 दिन की, और इसमें अगर वो अपनी डिग्री को सेटिस्फाई कर देता है, पैसा जमा कर देता है, चाहे कोर्ट में चाहे कोर्ट के बाहर। यहां पर देखिए 2 प्रोविजन है ऑर्डर 21 रूल 1 और 2 में। ऑर्डर 1 में तो एप्लीकेशन देता है, ऑर्डर 2 में पैसा कोर्ट में जमा करता है, और या कोर्ट के बाहर जमा करता है, कोर्ट के बाहर जमा करके कोर्ट को सर्टिफिकेट दे देता है, डिक्री होल्डर को सर्टिफिकेट दे देता है, हाँ पैसा मैंने जमा कर दिया, और डिक्री होल्डर उस पैसे को कोर्ट, उस सर्टिफिकेट को कोर्ट में जमा कर देता है, तो कोर्ट मान लेती है कि डिक्री फोर्स हो चुकी है। तो सेक्शन 51 में यही बेसिकली 4 तरीके हैं। और अटैचमेंट का तरीका एडिशनल होता है, जब वो भागने वाला हो, जब कुछ बैड फेथ में ट्रांसफर करते प्रॉपर्टी को, जब प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना हो ताकि इन्फोर्स न कर सके, इसलिए प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है वो। यही जो इन्फोर्समेंट है ये 51 में दिया गया है, और यही इन्फोर्समेंट के 3 सेक्शन और दिए गए हैं, सेक्शन 52, 53, 54। 52 में जो दिया गया है, जैसे 51 में तो डिक्री होल्डर के फेवर में और जजमेंट डेटर के अगेंस्ट में इन्फोर्समेंट होता है। 52 में उसके जो प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रॉपर्टी को लेते हैं बाय एग्रीमेंट, जैसे मान लिया हमने सेल कर लिया प्रॉपर्टी को, लीज पेंडेंस सेक्शन 52 एविडेंस टीपीए में देखिए आप, तो लीज पेंडेंस का प्रिंसिपल होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप मुकदमे के दौरान, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं 52A में, जब आपने मुकदमे के दौरान बेचना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बेच ही दिया है या गिरवी रख दिया है, तो जो भी प्रॉपर्टी आपकी लेगा, जिसको ट्रांसफर करेंगे, वो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू जजमेंट ऑफ द कोर्ट होगा मुकदमा, या सब्जेक्ट टू इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्री होगी, एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री होगी। तो दूसरा तरीका दिया गया उसका, अगर उसका, तो पहला तो अगेंस्ट जजमेंट डेटर है, दूसरा है इन्फोर्समेंट डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल तीनों को ही है। अगर विधिक प्रतिनिधि है, बाप मर चुका है, ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी, कोई मेंबर मर चुका है, या प्रॉपर्टी हमने सेल कर दी है, उसका ओनर कोई और हो गया है, और तो पैसा उसको भी देना पड़ेगा जजमेंट डेटर को, क्योंकि जब ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर केवल प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर होती, प्रॉपर्टी के साथ साथ जो लायबिलिटी होती है वो भी ट्रांसफर होती है। तो जो ट्रांसफरी होगा, जिसको डिक्री ट्रांसफर की गई है, उसकी भी लायबिलिटी वही होगी जो ओरिजिनल डिक्री होल्डर की थी, या बच्चों की लायबिलिटी वही होगी जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं बाप के मरने के बाद। तो सेक्शन 52 में जो विधिक प्रतिनिधि हैं उनके बारे में भी प्रोविजन है कि जितना प्रॉपर्टी अपने फादर की या
जितनी प्रॉपर्टी का सेल होता है, सेल परचेजर जितनी प्रॉपर्टी लेता है सेल में, उतनी प्रॉपर्टी के लिए उसकी देनदारी होती है एज ए जजमेंट डेटर। तो जजमेंट डेटर अगर कोई प्रॉपर्टी असाइन करता है, जैसा सेक्शन 49 बताया मैंने आपको, या ट्रांसफर कर देता है लिस्ट पेंडेंस ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ द सूट 50 सेक्शन 52A टीपीए में, तो ऐसे केस में उसकी लायबिलिटी वही हो जाती है जो ऑर्डिनल डिक्री होल्डर की होती है। उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है या सेल किया जा सकता है, दोनों किया जा सकता है, या कोई रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। ये 52 में दिया गया है अगेंस्ट विधिक प्रतिनिधि। अब सेक्शन 53 में दिया गया है, अगर कोई प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर है तो हमने इनहेरिट किया है, तो हम इसके हुए विधिक प्रतिनिधि, लीगल एंटिटीज, हम कोई अपॉइंट हमने नहीं किया, तो विधिक प्रतिनिधि 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो प्रॉपर्टी 4 लोगों में शेयर होगी। तो सभी की लायबिलिटी बनती है कि अब जो उसके फादर के ऊपर बकाया था, जो जजमेंट डेटर था, सबको मिलकर पूरा करें। उसमें उनकी प्रॉपर्टी जितना रिलेटिवली, जितना प्रोपोर्शनलिटी शेयर जो बनेगा, उस प्रॉपर्टी को लेकर के मिला करके तब उसे डिक्री को सेटिस्फाई करेंगे। और अगर अकेला लड़का है, पूरी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, ऐसे केस में पूरी लायबिलिटी उस विधिक प्रतिनिधि की होगी। यही लिखा गया है सेक्शन 53 में। तो सेक्शन 52 जनरल बात कर रहा है कि विधिक प्रतिनिधि और तरीके से हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं विधिक प्रतिनिधि? और हो सकते हैं या तो कोई अपॉइंट करे वो, दूसरा हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ले तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई परचेजर में, तीसरा हो सकता है प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दे तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई मॉर्गेजी में। यहां पर सीधी सीधी बात करता है 53 को और स्पेसिफिक बना देता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी अपने फादर से इनहेरिट हो रही है या किसी और तरीके से प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसके पास आ रही है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जब आ रही है, जितना प्रॉपर्टी का शेयर होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी लायबिलिटी जजमेंट या डिक्री को सेटिस्फाई करने में होगी, उतना शेयर उसका जितना पाता है वो। और सेक्शन 54 उसी का एक रूप है। 54 में कह रहा है कि अगर पार्टीशन है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो पार्टीशन के बाद जितना शेयर डिक्री होल्डर जजमेंट डेटर के वारिस को मिलता है, लड़के को मिलता है, तो पार्टीशन के बाद जो उसका हिस्सा बचता उतना हिस्सा लायबिल होगा सेटिस्फाई करने में डिक्री को। अब ये इतने तरीके दिए गए हैं। तो पहला मैंने बताया सेक्शन 51 में पहला तरीका क्या है, अरेस्ट। दूसरा तरीका क्या है, अटैचमेंट। तीसरा तरीका क्या है, सेल। चौथा तरीका क्या है, अटैचमेंट और सेल दोनों। ये क्लास बी में सब एक साथ दिया गया है। इसके बाद तीसरा तरीका क्या है, अरेस्ट करके उसे, तो डिलीवरी करके, अटैचमेंट करके, सेल करके, उसको अरेस्ट करके, कोर्ट में डिटेन करके। देखिए अरेस्ट एंड डिटेंशन 2 वर्ड दिए गए हैं, अभी आगे चल करके। अरेस्ट मतलब होता है जब आप उसको कस्टडी में लेते, अरेस्ट करते हैं। जैसे ही कस्टडी में ले लिया, तो अरेस्ट एक प्रोसेस है। जैसे ही उसको कस्टडी में लिया और डिटेंशन में आ गया, तो यहां वो बराबर हम आप सीआरपीसी में भी देखेंगे, सीपीसी में भी देखेंगे, बराबर 2 वर्ड यूज होते हैं, अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्योंकि डिटेंशन बिना अरेस्ट के हो ही नहीं सकता। अगर डिटेंशन बिना अरेस्ट होगा तो इलीगल होगा, इसलिए अरेस्ट करके ही उसे डिटेन किया जा सकता है। तो ये जो तरीके मैंने बताया आपको, 4-5 तरीके, और 4 तरीके के अलावा 5वां तरीका कोर्ट का डिस्क्रिशनरी होता है। इसके अलावा कोर्ट को पावर होती है, एप्लीकेशन दे सकता है जजमेंट डेटर कि उस प्रॉपर्टी को अरेस्ट करने के साथ साथ या अरेस्ट करने न किया जाए, केवल अटैच इसलिए कर लिया जाए क्योंकि प्रॉपर्टी लेकर के वो भाग सकता है। अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो उसे रातों रात बेच सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, किसी तरीके से उसे कोई कंसीलमेंट कर सकता है, धमका सकता है वो डिक्री होल्डर को कि छोड़ के भाग जाओ नहीं तो हम तुमको मार देंगे। ये सब तब तरीके दिए गए। तो देखिए जितना प्रैक्टिकल मेथड है वो सब दिया गया सेक्शन 51 में। सेक्शन 52 में विधिक प्रतिनिधित्व के बारे में है, सेक्शन 53 में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में है। तो जिसको जितना शेयर मिलता है उसी शेयर में से वो इन्फोर्समेंट किया जाता है, और बाकी जो पार्ट रह जाता है उसको कोर्ट अलग तरीके से सेटिस्फाई कर सकती है, जैसे तनख्वाह से काट सकती है या अदर
कोई उसको रेवेन्यू से गहना उसका बेच सकती है, जो उसने दिखाया नहीं है उससे भी कोर्ट इन्फोर्स कर सकती है। अगर इन्फोर्समेंट नहीं होता उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है कोर्ट। उसका तरीका अलग होता है, उसका एक अलग सूट है जो ऑर्डर 22 में दिया गया है। ऑर्डर 22 में अगर कोई इंसॉल्वेंट है, मैरिज में हस्बैंड वाइफ है, और तो उसकी डिक्री कैसे हो सकती है, तो मैरिटल पार्टीज के लिए करके और इंसॉल्वेंट पार्टीज की डिक्री होती है वो ऑर्डर 22 में होती है। यहाँ हम इसको नहीं टेकअप करते हैं। तो यहाँ 52 में इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट विधिक प्रतिनिधि, लाइबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है तो लाइबिलिटी कितनी होगी, जितना उसका शेयर होगा। और अगर सेक्शन 54 में कह रहे हैं अगर पार्टीशन हुआ है तो पार्टीशन के बाद डिक्री होल्डर के सक्सेसर को, जजमेंट डेटर के सक्सेसर को, वारिस को जो जितना पैसा मिलता है, जितना हिस्सा मिलता है, उतना हिस्सा डिक्री को सेटिस्फाइज करने में जरूरी होगी। अब आज हम यहाँ डिस्कस नहीं करें क्योंकि लंबा हो जाए तो आप याद नहीं कर पाएंगे। पहले इतना आप ध्यान से पढ़ लीजिए तो कल डिस्कस करेंगे। अब 3 तरीके हमारे पास बचते हैं। पहला तरीका अरेस्ट का है, दूसरा अलग से डिस्कस करेंगे। अरेस्ट को अलग डिस्कस करेंगे, अटैचमेंट को अलग डिस्कस करेंगे, सेल को अलग डिस्कस करेंगे। तो कल का हमारा टॉपिक होगा अरेस्ट। थैंक यू।